नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बजट से पहले बड़ी राहत। जीएसटी परिषद ने 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर घटाई टैक्स दरें। 25 जनवरी से लागू होगी नई दरें। रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाने पर फैसला जल्द। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अंतिम 10 शहरों का आज होगा ऐलान। बेहतर शहरीकरण को रफ्तार देना मकसद। योजना के तहत सभी 100 शहरों को मिलेंगी 500 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 6 दिन का दौरा पूरा। मुंबई में कल शालोम बॉलीवुड कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, इजरायल के लोगों को बॉलीवुड से बेहद प्यार। अमिताभ बच्चन समेत अनेक फिल्मी सितारों के साथ नेतन्याहू की सेल्फी। मुंबई हमले के गुनाहगार हाफिज सईद पर अमेरिका सख्त। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के क्लीन चिट देने पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, आतंकी हाफिज सईद को मिले सख्त सजा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार शुरुआत। दूसरे दौर में लिएंडर पेस, पूरव राजा और दिविज शरण, राजीव राम की जोड़ियां। बोपन्ना एडवर्ड की जोड़ी का पुर्तगाल अर्जेंटीना की जोड़ी से मुकाबला आज। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के मोर्चे पर सरकार ने छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को रिटर्न फाइल की प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद बताया कि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री स्तरीय समूह और दूसरे ग्रुप चर्चा करेंगे और फिर अंतिम फैसला होगा। काउंसिल की अगली बैठक में रिटर्न फाइल की सरल प्रक्रिया को मंजूरी मिल सकती है। काउंसिल ने 29 वस्तुओं और 53 श्रेणियों की सेवाओं पर दरों में बदलाव का फैसला भी हुआ है। नई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगली बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा होगी। These 29 goods and eventually 53 categories of services were accepted, and the new rates for these will all come into force from the 25th of January. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ आगामी बजट को लेकर चर्चा की। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने 2018-19 के बजट के लिए केंद्र के सामने अपनी मांगों की सूची रखी। अरुण जेटली ने इन सभी को आश्वासन दिया कि बजट तैयार करने में उनकी मांगों और चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक में अरुण जेटली ने सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों की ओर से सौंपे गए साझा ज्ञापन को वेटेज दी जाएगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बाकी बचे 10 शहरों की आखिरी सूची की आज घोषणा की जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका ऐलान करेंगे। 100 स्मार्ट शहरों की इस योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को किया था। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय अब तक 90 शहरों के नाम का ऐलान कर चुका है। इस मिशन के तहत सभी 100 शहरों को विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद दी जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन से देश में बेहतर सुविधाओं वाले शहरीकरण को रफ्तार मिलेगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 6 दिन का भारत दौरा पूरा हो गया है। इससे पहले मुंबई में कल शाम उन्होंने शालोम बॉलीवुड कार्यक्रम में शिरकत की। उनके साथ पत्नी सारा नेतन्याहू भी मौजूद थीं। इस मौके पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कला के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और भारत इजरायल एक साथ आकर इस क्षेत्र में जादू पैदा कर सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने गुरुवार शाम मुंबई के ताजमहल पैलेस में शालोम बॉलीवुड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, करण जौहर, सुभाष घई समेत फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं।
इस मौके पर इजरायली प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड को लेकर इजराइल और अपने प्यार का इजहार किया। The world loves Bollywood and Israel loves Bollywood. I love Bollywood. इस दौरान बिग बी अमिताभ बच्चन ने बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा और बॉलीवुड हस्तियों के साथ सेल्फी भी ली। इसे बेंजामिन नेतन्याहू ने द एलन शो ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए ट्वीट किया, क्या मेरी बॉलीवुड सेल्फी ऑस्कर में ली गई हॉलीवुड सेल्फी को पछाड़ देगी। The rise of Bollywood is part of the rise of India as a global power. And this coincides with the rise of Israel as a global technological power. And this innovation is not only in IT or in agriculture or in medicine or in space or in cyber, it's also in the arts. And in the digital age, there are endless possibilities for creativity, endless. And I think that if we join forces, magic happens. कार्यक्रम में बॉलीवुड हस्तियों के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इनोवेशन को सफलता का मंत्र बताया है। उन्होंने कल मुंबई में भारतीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने भारतीय कारोबारियों को इजरायल में निवेश का न्योता दिया और कहा कि प्रतिस्पर्धा से विकास को तुरंत रफ्तार दी जा सकती है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को मुंबई में ब्रेकफास्ट पर भारतीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल की साझेदारी करिश्मा कर रही है। नेतन्याहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत तौर पर उनकी अच्छी दोस्ती है। उन्होंने कहा कि भविष्य उनका ही है जो इनोवेशन पर ध्यान देंगे। वहीं भारत इजरायल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते स्वर्ग में बने हैं, जो मानवता, लोकतंत्र और आजादी पर आधारित हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सरकारी बाधाओं को दूर कर इजरायल में तेज विकास को अंजाम दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल को 10 शीर्ष प्रतिस्पर्धी देशों में शामिल करना उनका लक्ष्य है। In the past 2 years, Israel jumped from number 27 in the world to number 15 on the competitive index. 2 years. And we're constantly cutting regulations and making it easier for businesses to compete, which means to innovate and to draw profit from their innovations. And that's why we continue to rise. I believe Israel can be in the top 10. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत और इजरायल के टैलेंट को साथ लाने पर जोर दिया। The future belongs to those who innovate. Israel is an innovation nation. India is an innovation nation. We must be innovation nations to see the future. If we don't, we'll fall back. If we do, we'll define the future. We can do so better together. उन्होंने कहा कि इजरायल कृषि क्षेत्र में मदद के लिए भारत में 30 सेंटर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इजरायल भारत में 1000 एजेंटों का एक नेटवर्क तैयार करना चाहता है, जो किसानों को पैदावार बढ़ाने के तरीके बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ नेतन्याहू ताजमहल होटल पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों की याद में बनाए गए स्मारक पर फूल चढ़ाए। इजरायल के प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में संदेश भी लिखा। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कई जगहों पर हमला किया था। इसमें विदेशी नागरिकों समेत 166 लोगों की जान गई थी। इसके बाद नेतन्याहू नरीमन हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने खबाड़ हाउस में 11 साल के बच्चे मोशे से मुलाकात की। मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों ने मोशे के माता पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद मोशे इजराइल चला गया था। हमले के बाद पहली बार मंगलवार को मोशे मुंबई पहुंचा था। उसने कहा था कि वो मुंबई आकर बहुत खुश है। उन्होंने गुरुवार शाम यहूदी समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की।
चुनाव आयोग ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की कल घोषणा कर दी है। त्रिपुरा में 18 फरवरी, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। 3 मार्च को मतगणना की जाएगी। इस बार इन राज्यों में वीवीपैट से लैस ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के लिए चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 24 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। यहां 31 जनवरी तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 1 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 3 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए 18 फरवरी को मतदान होगा। 3 राज्यों में इस बार वीवीपैट और उम्मीदवारों की फोटो से लैस ईवीएम से मतदान किया जाएगा। Electronic voting machines are concerned and voter verifiable paper audit trail, that is VVPAT. The VVPAT, EVMs and VVPAT shall be used in all the polling stations in the 3 states of Meghalaya, Nagaland and Tripura. The first level check of EVMs and VVPATs has been completed as per the time schedule, and a 2-stage randomization of EVMs and VVPATs would now also be done. In the first stage, all the EVMs and stored in the district EVM warehouses would be randomized by the district election officer. मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 31 जनवरी को जारी होगी। दोनों राज्यों में नामांकन की अंतिम तारीख 7 फरवरी है। 8 फरवरी को पर्चों की जांच और 12 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा। तीनों राज्यों में एक साथ 3 मार्च को मतगणना होगी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ पार्टियों के चुनाव प्रचार और खर्च पर भी चुनाव आयोग की कड़ी नजर रहेगी। Electoral bonds definitely will be now used because now that gazette notification of the finance ministry has already taken place, and we are hopeful that it will be a better one step in the right direction. त्रिपुरा में करीब 25,70,000 मतदाताओं के लिए 3,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मेघालय में 18,30,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 3,082 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नागालैंड में 11,90,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 2,187 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीनों राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं। मौजूदा समय में मेघालय में कांग्रेस की सरकार है, त्रिपुरा में सीपीएम सत्ता पर कब्जा बनाए हुए है, वहीं नागालैंड में बीजेपी के समर्थन से नागा पीपुल्स फ्रंट की सरकार है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मदुरई सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कलानिधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को अखिल भारतीय तेलुगु संघ के कार्यक्रम को संबोधित किया। चेन्नई में कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोमन की 258वीं जयंती और कर्नाटक संगीत के प्रणेता सदगुरु त्यागराज की 250वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। उपराष्ट्रपति ने छुआछूत को मानवता का वास्तविक शत्रु बताया और कहा कि गरीबों की मदद ही सही मायने में देशभक्ति है। इस मौके पर उन्होंने वीरा पांड्या कट्टाबोमन और सदगुरु त्यागराज के योगदान का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। If you help the poor, that is real patriotism. If you take care of the suppressed, depressed, oppressed people, that is patriotism. If you take care of nature, and if you follow your culture, and then plan for future, that is patriotism, that is nationalism. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निर्यातकों को नए बाजार और उत्पादों की ओर ध्यान देने की सलाह दी है।
चेन्नई में कल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के कारोबार में काफी संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति का मानना है कि बेहतर परिवहन व्यवस्था और आधुनिक बंदरगाहों के जरिए निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को चेन्नई में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने निर्यात के क्षेत्र में विशेष काम करने वालों को एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नए बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्ग को उत्पादन इकाइयों से जोड़कर निर्यात में इजाफा किया जा सकता है। Friends, what I am suggesting is that we must find out what are the other avenues of exports where our imports have become less and exports become more. We should think on those. There is no depth of knowledge and talent here. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया के जरिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष तरजीह दी जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। The Make in India, the Skill India, the Digital India, the Clean India, VCDC program, or the Stand Up, or the Startup, all these programs are aimed at releasing the forces of growth, unleashing the forces of the growth among the people. एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वे नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से निर्यातकों को होने वाली परेशानी को समझते हैं, लेकिन आने वाले सालों में इसके सकारात्मक नतीजे दिखाई देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार निर्यातकों की चिंताओं पर ध्यान देगी। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम के तहत नीलामी के पहले दौर की कल से शुरुआत कर दी है। इसके तहत 55 ऑयल और गैस ब्लॉक्स के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। इन ब्लॉक्स का क्षेत्रफल 59,282 वर्ग किलोमीटर है। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ई बिडिंग पोर्टल भी लॉन्च किया। इससे इन ब्लॉक्स के लिए ऑनलाइन बोली लगाई जा सकती है। बहुत उत्साहित हैं इस मूलभूत परिवर्तन को, जिसमें सरकार की काम करने की शैली, काम करने जो हम लोगों ने सरकार बनाते हुए कहा था, मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर रिफॉर्म, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये सारा विषय को हमने इस बिडिंग राउंड के साथ प्रमाणित किया है। फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को पूरे देश में एक साथ रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका रास्ता साफ करते हुए राजस्थान और गुजरात सरकार के फिल्म प्रदर्शन पर रोक वाली अधिसूचना और निर्देशों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कल दूसरे राज्यों में भी फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी करने से रोक दिया है। कोर्ट का कहना है कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश की ओर से फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं ने याचिका दायर की थी। उनकी दलील है कि राज्यों के पास फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्म की रिलीज के लिए प्रमाण पत्र जारी कर चुका है। मामले पर आगे की सुनवाई मार्च में होगी। राजपूत करनी सेना समेत कई संगठन फिल्म के प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वदेश में विकसित 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का गुरुवार को सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण ओडिशा तट के करीब व्हीलर द्वीप से किया गया। सतह से सतह तक मार करने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल करीब 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी है और इसका प्रक्षेपण भार तकरीबन 50 टन है। यह 1 टन से ज्यादा वजन के परमाणु आयुध को ढोने में सक्षम है। अग्नि श्रृंखला की अन्य मिसाइलों के मुकाबले अग्नि 5 सबसे ज्यादा आधुनिक मिसाइल है। नेविगेशन और मार्गदर्शन के मामले में इसमें कुछ नए प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है। इस मिसाइल का यह 5वां सफल परीक्षण था। इसका पहला परीक्षण सन 2012, दूसरा 2013, तीसरा 2015, जबकि चौथा परीक्षण 2016 में किया गया था। पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन से बाज नहीं आ रहा है। आज सुबह भी पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ में गोलीबारी की। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से की जा रही भारी गोलीबारी में 2 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। भारतीय जवान भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।
गोलीबारी के मद्देनजर आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर आतंक को बढ़ावा देने और कश्मीर घाटी में तनाव फैलाने के लिए फंडिंग करने का आरोप है। चार्जशीट में आरोपित किए गए लोगों के खिलाफ लोगों को पैसे देकर विद्रोह भड़काने और जम्मू कश्मीर में आतंकी और अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप है। इनमें हुर्रियत नेता सैयद शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, गिलानी के पीए बशीर अहमद भट्ट, आफ्ताब अहमद शाह, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीडिया एडवाइजर नईम अहमद खान, अलगाववादी नेता फारूक अहमद डार, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आर के चेयरमैन मोहम्मद अकबर खांडे, अलगाववादी नेता राजा मेहराजुद्दीन कलवल के नाम भी शामिल हैं। एनआईए के मुताबिक इस मामले में बीते साल 30 मई को केस दर्ज किया गया था। तफ्तीश के दौरान अलग अलग टीमों ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में 60 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। जांच के दौरान एनआईए ने 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की। वहीं अमेरिका ने हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। अमेरिका ने हाफिज सईद के खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अमेरिका की तरफ से ये बयान खाकान अब्बासी के एक टीवी इंटरव्यू देने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने हाफिज को क्लीन चिट देने की बात कही थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हीथ नॉइट ने कहा है कि अमेरिका का मानना है कि हाफिज सईद के खिलाफ कानून की अंतिम सीमा तक मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि हाफिज 26/11 मुंबई हमले का गुनहगार है। Points and our concerns to the Pakistani government very clear. We believe that this individual should be prosecuted. The Pakistani government released him from house arrest not that long ago. We believe that he should be prosecuted to the fullest extent of the law. He's listed by the UN Security Council 2012-67. The Al-Qaeda Sanctions Committee for targeted sanctions due to his affiliation with Lashkar-e-Taiba, which is a designated foreign terror organization. इधर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी घोषित हाफिज सईद के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। हामिद करजई ने कल रायसीना संवाद से इतर मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही। अमेरिका ने जून 2014 में लश्कर-ए-तैयबा को विदेशी आतंकी संगठन करार दिया था। खबर नेपाल से है, जहां फिर हालात बिगड़ने की खबर है। सरकार की ओर से 7 प्रांतों की अस्थायी राजधानियों और प्रांतीय प्रमुखों के ऐलान के एक दिन बाद गुरुवार को कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कई जिलों में सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग की। हिंसक प्रदर्शन के बाद धनकुटा में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के साथ झड़प में 7 प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। और अब खबर खेल की दुनिया से। क्रिकेट सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों में साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए उन्हें गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाएगी। कोहली सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी बने हैं। इन पुरस्कारों के लिए 21 सितंबर 2016 से 2017 के अंत तक के प्रदर्शन पर गौर किया गया है। कोहली ने इस दौरान टेस्ट मैचों में 8 शतक की मदद से 2203 रन जुटाए। वहीं वनडे में 7 शतक के साथ 1818 रन बनाए। कोहली की अगुवाई में भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष पर भी पहुंचा। ये लगातार दूसरी बार है जब किसी भारतीय खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। पिछले साल ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को यह सम्मान मिला था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को साल का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। इसके अलावा भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी की साल की टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान भी चुना गया है। इसमें 4 अन्य भारतीयों को भी जगह मिली है। टेस्ट टीम में चेतेश्वर पुजारा और रविचंद्रन अश्विन को जगह मिली है। वहीं वनडे टीम में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को भी जगह मिली है। Means a lot to me to win Sir Garfield Sobers Trophy for becoming the ICC Cricketer of the Year 2017 and also ICC ODI Player of the Year. I won that back in
2012 also, but this is the first time I'm winning the Sir Garfield Sobers Trophy, and it's a huge honor for me. It's probably the biggest award we have in world cricket, and two Indians getting it back to back makes it more special. Last time it was Ash, this time I'm getting it. वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। लिएंडर पेस, पूरव राजा और दिविज शरण, राजीव राम की जोड़ियां दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। वहीं बोपन्ना एडवर्ड की जोड़ी का पुर्तगाल अर्जेंटीना की जोड़ी से आज मुकाबला होना है। इस साल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2017 के लिए 11 लड़कों और 7 लड़कियों को चुना गया है। इनमें 3 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। ये बहादुर बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर इन्हें वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कारों की श्रेणी में इस बार भारत पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश की 18 साल की नाजिया को चुना गया है। नाजिया ने उसके घर के करीब दशकों से चल रहे जुए और सट्टे के अवैध व्यवसाय के खिलाफ आवाज उठाई। हम लोगों ने 18 बच्चों को अवार्ड दिए हैं और इन बच्चों ने बहुत साहसपूर्ण कार्य किया है। जब मैंने अपने बारे में बताया अधिकारियों में सब कुछ और वीडियो दिखाई, फोटोज़ दिखाए वहाँ के गैरकानूनी काम के, तो मुझे प्रशासन ने हेल्प भी मिली और वो काम आज बंद है। और अब आखिर में हेडलाइंस। बजट से पहले बड़ी राहत। जीएसटी परिषद ने 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर घटाई टैक्स दरें। 25 जनवरी से लागू होंगी नई दरें। रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाने पर फैसला जल्द। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अंतिम 10 शहरों का आज होगा ऐलान। बेहतर शहरीकरण को रफ्तार देना मकसद। योजना के तहत सभी 100 शहरों को मिलेंगी 500 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 6 दिन का दौरा पूरा। मुंबई में कल शालोम बॉलीवुड कार्यक्रम में की शिरकत। कहा इजरायल के लोगों को बॉलीवुड से बेहद प्यार। अमिताभ बच्चन समेत अनेक फिल्मी सितारों के साथ नेतन्याहू की सेल्फी। मुंबई हमले के गुनाहगार हाफिज सईद पर अमेरिका सख्त। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के क्लीन चिट देने पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा आतंकी हाफिज सईद को मिले सख्त सजा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार शुरुआत। दूसरे दौर में लिएंडर पेस, पूरव राजा और दिविज शरण, राजीव राम की जोड़ियां। बोपन्ना एडवर्ड की जोड़ी का पुर्तगाल अर्जेंटीना की जोड़ी से मुकाबला आज। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।